अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को 11% पे बरकरार रखा। पाकिस्तान में जितने कारोबारी बरादरी है, जितने सरमायादार हैं, सरमायाकार हैं, वो सब का ख्याल ये था कि इस पॉलिसी रेट के अंदर एटलीस्ट 2 परसेंटेज पॉइंट, इसको सिंगल डिजिट लाते, 9 साढ़े 9% पे ले जाते तो थोड़ी सी ऐसी इन्वायरमेंट बनती जिसमें नई सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी शुरू हो जाती। सूरत हाल ये है कि पिछले 3 साल से मुसलसल जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पाकिस्तान का, वो या तो नेगेटिव ग्रोथ ट्रेंड शो कर रहा है या लास्ट ईयर में बहुत ही मार्जिनल, कोई लेस देन 1 परसेंटेज पॉइंट उसके अंदर ग्रोथ थी। तो इतना बड़ा मुल्क जिसमें 25 करोड़ की आबादी है, ढेर सारी आबादी का हिस्सा वो है जो 25-30 साल की उम्र के नौजवान हैं, उन्हें नई जॉब चाहिए, नया रोज़गार चाहिए। तो 3% से कम की ग्रोथ हो, और एवरेज देखें तो 2% से कम की ग्रोथ है पिछले 3-4 सालों के अंदर। उससे अनएम्प्लॉयमेंट भी आपकी ऊपर चली गई है, सरमायाकारी आपकी नीचे आ गई है, तो बेरोज़गारी भी बढ़ गई है और गुर्बत भी बढ़ गई है। इसमें ग्रोथ रिवाइवल के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि आप पॉलिसी रेट नीचे लाएं ताकि कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार माहौल बनना शुरू करें। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है पिछले साल 1.5 साल तो बहुत ऊपर था। अभी हेडलाइन इन्फ्लेशन में गो के पिछले 1-2 महीनों में तेज़ी नज़र आई है, ख़ास तौर पर फूड प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से। सैलाबों की वजह से पंजाब में जो अजनास मुतासर हुई, उससे हेडलाइन इन्फ्लेशन कुछ 5-5.5% की शरह पे आ गया सितंबर के महीने में। लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन निकाला जाता है, जिसमें नॉन फूड नॉन एनर्जी को निकाल के तो एक एवरेज आउट किया जाता है कि वो क्या ट्रेंड बनता है, वो 7.25% के करीब काफ़ी स्टेबल चल रहा है जो कोर इन्फ्लेशन है। तो 7% या 7.25% आपका कोर इन्फ्लेशन हो तो उसके ऊपर 11% की पॉलिसी रेट रखना काफ़ी ज़्यादा है। इसको 9% पे लाने की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड से भी डरा और सहमा हुआ है। और एक कुछ रियलिटी चेक भी है। रियलिटी चेक ये है कि पाकिस्तान से बरामदात में इजाफा नहीं हो रहा, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हो रही। आपकी बरामदात एक जगह के ऊपर आके पिछले 4 सालों से अटकी हुई हैं। 4 साल पहले कोई अबाउट $32 बिलियन के करीब हम पहुँचे थे, 4 सालों में दोबारा उसको क्रॉस नहीं कर सके। तो ये एक लम्हा फ़िक्री है जिसमें जैसे ही आप थोड़ा सा ग्रोथ रिवाइवल की कोशिश करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा सा बूस्ट देने की कोशिश करते हैं, आपकी इंपोर्ट्स ऊपर चली जाती हैं, एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ती और आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। तो ये एक बड़े टफ रोड, वो जो होती है ना टाइट रोप वॉकिंग, वो वाला सिनेरियो है कि वो एक तने हुए रस्से के ऊपर चल रही है हुकूमत, और कितना अर्सा ऐसे चलेगी और उस दौरान में बेरोज़गारी का और गुर्बत का क्या बनेगा, इसका जवाब देना मुश्किल है। हमारा बेस्ट आंसर जो हुकूमत का लोगों को तसल्ली देने के लिए कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया। ये पिछले 30-35 सालों से हम इस कहानी से बाहर नहीं निकले कि पाकिस्तान तो खसारा होने वाला था। हमने पाकिस्तान को उस डिफ़ॉल्ट से, उस खसारे से, उस चीज़ से पाकिस्तान को बचा के बाहर ले आए। बाहर निकल के आगे चलते ही नहीं है। मसला ये है कि एक कदम आगे चलते हैं फिर 4 कदम पीछे चल पड़ते हैं। तो इस प्रोग्राम में इस इशू को भी डिस्कस करेंगे, और जो टर्की में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन बातचीत का अमल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अंदर जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वेरीफाइबल स्टेप्स होने चाहिए कि अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी आती है उसको रोकने के लिए अफ़गान हुकूमत क्या कर रही है। जब तक वो ना हो, इस बातचीत का नतीजा खेज़ होना नामुमकिन है। और वो वेरीफाइबल स्टेप्स के लिए कतर, टर्की, पाकिस्तान, इन तीनों की तसल्ली के मुताबिक वो इकदाम है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये वो इकदाम थे जो अफ़गान हुकूमत ने लिए कि TTP के वो जो जत्थे आते हैं और पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं, उसको रोकने के लिए हमने ये इकदाम किए। उस टॉपिक पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में स्टूडियोज़ में हमारे पास मेहमान शख्सियात में बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और बिलाल अज़हर कियानी साहब ख़जाने के वज़ीर हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बिलाल साहब, आप इसको एड्रेस करेंगे कि 11% से नीचे हम क्यों नहीं लाए पॉलिसी रेट? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। ये तो सवाल का प्रेमिस आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, गलत है, चूँकि ये फ़ैसला ही हुकूमत का नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बात वाज़े करना बड़ा ज़रूरी है कि पॉलिसी रेट तो बहुत वाज़े तौर पे स्टेट बैंक का एक आज़ादाना मैंडेट, और स्टेट बैंक के अंदर भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। हम तो जी ख़ुद ये बात करते आए हैं कि हमारी अपनी ख्वाहिश है कि पॉलिसी रेट में एक कमी आए। हमारी हुकूमत के दौर में महंगाई की शरह 23% से 4.5% होने के नतीजे में पॉलिसी रेट 22% से 11% तक कमी आ चुकी है। मगर मैं भी ज़ाती तौर पे समझता रहा हूँ कि इसमें मज़ीद कमी की गुंजाइश है। अगर सिंगल डिजिट में हम ला सकते हैं, पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट अगर आप रखें भी मौजूदा इन्फ्लेशन और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए, मगर ये एक इंडिपेंडेंट फैसला है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। इंडिपेंडेंट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान? मेरा नहीं ख्याल है कि वो उतनी ऑटोनॉमी जितनी आप स्टेट बैंक को कहते हैं हमने दे दी है, उतनी ऑटोनॉमी उसके पास है। वो IMF की डिक्टेट्स बहुत सामने रखते हैं।
आपकी फिस्कल एंड मॉनेटरी कमेटी का किसी ज़माने में बड़ा रोल हुआ करता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात भी सुनी जाती थी कि हमारी ये फिस्कल प्लान है, ये हमारी ग्रोथ प्रोजेक्शंस हैं। लेकिन अब कुछ और सिनारियो है, अब वो IMF के प्रोग्राम के प्रोजेक्शंस को पहले सामने रखते हैं। जी देखिए, इसका तो ये देखिए जवाब स्टेट बैंक ही दे सकेगा। अब देखिए बिल्कुल स्टेट बैंक की एक अपनी इंडिपेंडेंस है, वरना तो आप देख चुके हैं कि हुकूमत की तरफ से बहुत लोग अपनी ज़ातिया राय दे सकते हैं, क्योंकि हुकूमत उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती पॉलिसी रेट की पॉलिसी को। मगर स्टेट बैंक ने अब आज ये खुद एक फ़ैसला किया जिसका हुकूमत के को इल्म नहीं था, और आपके साथ ही हमें पता चला। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी एक वर्किंग की, तो यकीनन हम चाहते हैं कि पॉलिसी रेट में कमी आए ताकि मज़ीद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, कॉस्ट ऑफ बोरिंग में कमी आए। और मेरे ख्याल से रेट जितना ही ये अहम है कि हम एक्सेस टू जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो शरह सूद होती है जो कि तयन करती है कि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होती है, जिससे कारोबार मशीनरी ख़रीदते हैं, कारोबार चलाते हैं। मगर साथ ही साथ हम देखते हैं कि अक्सर के उस तरह की एक्सेस टू फाइनेंस छोटे और मीडियम साइज़ कारोबारों को नहीं मिलती जो कि दरकार है। तो ये दोनों चैलेंजेस हैं जी। और मैं तो समझता आया हूँ कि पॉजिटिव अगर आप रियल इंटरेस्ट रेट रखें भी तो गुंजाइश है कि आप इसको थोड़ा सा कम करें। मगर आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना मायूस हुए हैं रेट को देख मैं ये समझता हूँ जी, मैं हमेशा इस मामले पे बड़े मोहतात तरीके से हम बात करते हैं, चूँकि जिस मनसब पर हम हैं तो ये ज़रूरी होता है कि इसमें हम ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उसको मद्देनज़र रखें। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद इस दफ़ा शायद कोई कमी आए, मगर बहरहाल स्टेट बैंक अपना काम करती है, पॉलिसी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस को भी आगे देखती है और अपना एक फ़ैसला करती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले राउंड में ही सही कहीं गुंजाइश बनेगी, और पॉलिसी अगर इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस में अगर पॉजिटिव रियल इंटरेस्ट रेट को मद्देनज़र रखते हुए भी कि इन्फ्लेशन अगर हमारी सिंगल डिजिट की एक्सपेक्टेशन है जो अभी हमारी है इस माली साल में, तो मेरे नज़दीक ग्राउंड्स हैं कि उसमें थोड़ी सी मज़ीद कमी हो सकती है। 7.25% पे पॉलिसी रेट है उमैर साहब, अभी जो आपका कोर इन्फ्लेशन है 7.25% पे, तो उसके ऊपर उन्होंने 11% रखा हुआ है। बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि इसको 9% पे आ जाना चाहिए था। और अभी रिसेंटली जो स्पाइक आई है, इन्फ्लेशन ऊपर गई है, वो फूड प्राइसेस की वजह से गई है, फ्लड्स की वजह से। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। तो उसमें स्टेट बैंक जो है वो IMF की डिक्टेट्स की इतना नीचे दबा हुआ है इस वक्त कि उसकी इकॉनमी शानमी को नहीं है। पहले वो फाइनेंस वालों की सुनता था, वो IMF वालों की सुनता है, बस इतना ही फ़र्क पड़ा। बिल्कुल, मास्टर्स चेंज हो गए हैं। मास्टर्स चेंज हो गए। अब मास्टर्स चेंज होने में देखें इंटरेस्ट किसका है, हमने देखना है अवाम का इंटरेस्ट। अवाम का इंटरेस्ट उसमें कैरी करेगा जब पैसा पाकिस्तान में सर्कुलेट करेगा। अब हुआ ये है कि देखिए जिस सतह पे इंटरेस्ट रेट था वहाँ से कम हुआ, बैंकों से पैसा निकल गया। बैंकों में पैसा नहीं है क्योंकि लोगों के लिए इतना इंटरेस्ट रेट फ़ायदेमंद नहीं है कि वो पैसा रखे। वो पैसा गया कहाँ, एक तो ये सवाल। दूसरा ये है कि इस इंटरेस्ट रेट पे अगर 11% स्टेट बैंक रख रहा है, जो कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को मिल रहा है, अगर लार्ज स्केल वाला है तो वो 13-14 पे लेगा, उससे बड़े वाला 16-17 पे लेगा, माइक्रो वाला 22-23% पे लेगा। तो क्या इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कोई कारोबार हो सकता है? तो वो भी नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। तो इस वक्त सर्कल बुरी तरह से बढ़ गई है। इसी तरह से देखें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों की है कि इस वक्त किसके पास इंसेंटिव है कि वो नया प्लांट लगा सके या मशीनरी को रिप्लेस कर सके या अपना कोई सिस्टम अपडेट कर सके, क्योंकि उसको वे आउट ही नहीं नज़र आ रहा। तो इसके लिए इन्हें खुद सोचना पड़ेगा, खुद बैठना पड़ेगा कि लोगों को अगर ब्रीदिंग स्पेस नहीं देंगे। देखें पाकिस्तान का मसला क्या है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर रही, गवर्नमेंट उस फेस पे खड़ी है। IMF ने इस तरह जकड़ दिया है कि जहाँ ज़रूरत भी है वहाँ भी ये जॉब्स नहीं देने दे रहे। तो जब ये वाली सूरत हाल हो तो आपका फॉल बैक क्या है, जिसका ये बिलाल भाई बात करें, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। पाकिस्तान का कोर इस वक्त स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है जो मिलियंस में है, और उन मिलियंस ऑफ जो बेसिकली आपके एम्प्लॉयर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, उनको कोई लेंडिंग कोई तैयार नहीं है। उनके अच्छे भले पोर्टफोलियोज़ हैं, उनकी तरफ ये कमर्शियल बैंक्स रुजू ही नहीं करते। तो ये बहुत सारे मसले मसाइल हैं। साथ इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट का भी इशू है, साथ ये है कि बैंक्स ओपन अप भी नहीं हो रहे। बैंक्स जिन लोगों को कर्जा देना चाहिए उनको कर्जा देते ही नहीं। सर एक जो बिलाल साहब आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ये बड़ा दिल के करीब चीज़ होगी कि ग्रोथ रिवाइवल हो ताकि जॉब क्रिएशन हो, तो सरमायाकारी नहीं हो रही, डोमेस्टिक सरमायाकार भी नहीं कर रहे और गैर मुल्की भी जितने नंबर्स हैं हमारे सामने रिफ्लेक्ट होते हैं कि कहाँ कितना पैसा है। एक होपलेस सिनेरियो है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। हम डॉक्टर हफीज़ पाशा का इंटरव्यू कर रहे थे लास्ट वीक, तो वो तो जो नंबर प्रेजेंट कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के और पॉवर्टी के, वो वरीसम है।
वो तो 10% भी हो तो वरी सम होता है, लेकिन अब तो वो फिनोमिनल है उसके अंदर जितना इंक्रीज़ हो गया पिछले 2-3 सालों में। जी देखिए नदीम साहब, देखिए दो बातें जी। एक तो यकीनन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का एक सफ़र रहा है पिछले साल डेढ़ में, और उसके बारे में आपने इंट्रो पे भी बात की। तो मैं एक तो वो अपनी जगह एक हमारा एक पॉजिटिव सफ़र रहा है, मगर यकीनन आज हम इस नहज पे खड़े हैं कि अब हमने किस तरह इस स्टेबिलिटी को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करना है, किस तरह इसको एक सस्टेनेबल एक्सपोर्ट्स में इजाफे में कन्वर्ट करना है, किस तरह इसको एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ में कन्वर्ट करना है जिससे हमारे सबसे कमज़ोर तबकात भी मुस्तफ़ीद हों, सिर्फ ग्रोथ की शरह ही अच्छी ना हो बल्कि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो। यही आज प्राइम मिनिस्टर साहब का भी फोकस है, एक अर्जेंट फोकस है, और यकीनन हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि जिस तरह माजी में हम बूम और बस साइकिल से हमारी मईशत गुजरी है, बिला तफरीक आप हुकूमतों की, मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, हमने इसी का एक मुस्तकिल हल निकालना है। तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब का बिल्कुल ये फोकस है, और इसीलिए नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स हैं, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह हम अपने एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स को मजीद बेहतर करें। आपके ख्याल में एक्सपोर्ट्स बढ़ क्यों नहीं रही? नहीं देखिए, मिसाल के तौर पर आई टी के एक्सपोर्ट्स में Q1 में 20% इजाफा हुआ है। इजाफा ज़रूर हुआ है, मगर उस मकदार से, उस पेस से नहीं हो रहा जिसकी हम चाहते हैं, और उसका एक अब हम क्योंकि इस मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के दौर से निकल रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसको लेकर आना है। उसके अंदर अब देखिए एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स आपके सामने हैं। हम खुद चाहते हैं कि आगे टैक्स रेट्स में कमी लाई जाए, मगर चादर देखकर पाँव फैलाना, और हमने वो स्पेस भी क्रिएट करनी है। तो देखिए इसके अंदर मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इसी के ऐसे कि कोई बेहतरी नहीं आई, बेहतरी भी आई है। देखिए यही 22% पॉलिसी रेट 11% पर आया है। आपकी सॉवरेन रेटिंग बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि जब बैनुल अक़वामी सतह पर भी कोई सरमायाकारी यहाँ पे देखता है तो उसको यहाँ पे रिस्क कम नज़र आता है, उसके लिए बोरिंग या यहाँ के लिए फाइनेंसिंग अरेंज करना आसान होती है। IMF के साथ अभी हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दूसरी अग्री की है। हमने इसी साल के अंदर FBR में एक टैक्स ग्रोथ दिखाई, प्राइमरी बैलेंस दिखाया, तो चीज़ें बेहतरी को। करंट अकाउंट सरप्लस हमने पहला पोस्ट किया 14 सालों में पिछले साल, मगर इससे आगे मज़ीद और करने की ज़रूरत है। मैं आपके सामने एक दो स्टोरीज प्लेस करना चाहूँगा विदाउट नेमिंग इंडस्ट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जब आप करंट अकाउंट सरप्लस लेते हैं ना, तो आप इंपोर्ट कंप्रेशन के साथ लेते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ के साथ नहीं आया। वो अगर आप एक्सपोर्ट ग्रोथ करके ले रहे होते ना तो फिर मैं आपको शाबाशी देता। नहीं, उसमें एक्सपोर्ट ग्रोथ भी उसका एक हिस्सा रही है, मगर और उसमें रेमिटेंसेस का इजाफा भी $32 बिलियन जो आपका 4 साल पहले हुआ, मगर वो 30 से तकरीबन 32 प्लस पे हमारी गुड्स की एक्सपोर्ट्स गई, और ओवरऑल अगर आप सर्विसेज को मिलाएं तो $40 अरब की थी। मगर यकीनन हमने इसको काफ़ी आगे और लेकर जाना है। इसी माहौल में और इसी पाकिस्तान में नदीम साहब, देखिए मैं जानता हूँ ऐसे कारोबार जिनकी तरफ अब बैनुल अक़वामी कुछ कंपनीज़ के ऑर्डर्स डाइवर्ट हो रहे हैं। हमारे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर्स के अंदर ही, हमारे इसी रीजन के अंदर, मैं क्योंकि उन्होंने एक प्राइवेटली शेयर की थी कुछ कारोबारों ने, हम कनेक्टेड रहते हैं बिजनेसेस के साथ भी, उनकी फीडबैक लेते हैं, और मैं इस हवाले से कुछ आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक इनिशिएटिव लिया है रिसेंटली, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। दूसरा, रिसेंटली मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मशरक़ बैंक ने अपना डिजिटल बैंक पाकिस्तान में लॉन्च किया, और उन्होंने, उनके चेयरमैन जब आए हुए थे तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि उनको कॉन्सेप्ट से लेकर ऑपरेशंस तक सिर्फ 12 माह लगे। कुछ और ममालिक में इनको कभी कभी 5-5 साल भी लग जाते थे। तो उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया, नए ऑपरेशंस लॉन्च किए, और साथ ही साथ उन्होंने अपना कॉर्पोरेट मिडिल ऑफिस भी पाकिस्तान मूव किया है, जो कि इनके सारे दुनिया के ग्लोबल ऑपरेशंस को का जो बैक एंड पे मिडिल ऑफिस है, जो रिस्क कंप्लायंस और टेक्नोलॉजी के फंक्शंस हैं, वो उनको सर्व करते हैं। यहाँ पे 450 नौकरियाँ बनी उसके नतीजे में, जिसमें से 45% ख़वातीन थी, और 19 शहरों में मौजूद ख़वातीन थी, चूँकि उन्होंने वर्किंग फ्रॉम होम का एक इन्वायरमेंट बनाया हुआ है। तो इस तरह की स्टोरीज़ भी हैं, मगर यकीनन गुंजाइश है कि हम अपनी एनर्जी कॉस्ट को भी बेहतर करें, हम अपने टैक्स रेट्स को भी बेहतर करें, हम अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को भी बेहतर करें। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पिछले हफ्ते 3 घंटों पर मुहित उन्होंने बैठकर बिज़नेस कम्युनिटी से, बिज़नेस पर्सन से, CEO से बैठ के एक मीटिंग की, जिसमें तकरीबन पूरे 3 घंटे उन्होंने सिर्फ उनकी बात सुनी, और उनकी बात सुनने के बाद उन्होंने ये तकरीबन 10 वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए, जिसकी चेयरपर्सनशिप भी बिज़नेस कम्युनिटी के ही अफराद को दी गई है, ताकि वो उस सारी राय को, सारी फीडबैक को पॉलिसी सजेशंस में हम कन्वर्ट कर सकें, और उनकी राय के साथ आगे इन इज्तिमाई चैलेंजेस का हल आगे ढूंढ सकें। अच्छा, खालिद चिश्ती साहब भी हमारे पास शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में। खालिद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अभी जो इस्तांबुल के अंदर बातचीत का अमल है, वो आज तीसरा रोज़ उसका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक हमें वो वेरीफाइबल स्टेप्स
या उसके ऊपर प्रपोज्ड मैयर्स ऐसे नज़र नहीं आए जिससे अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तानी इलाकों के अंदर जो दहशतगर्दी आ रही है उसका ख़ात्मा कैसे यकीनी बनाया जा सके। तो आप समझते हैं कि कुछ ऐसे मैयर्स सामने आ जाएंगे जिसमें कतर, टर्की, पाकिस्तान इन चीज़ों की तसल्ली बख्श तरीके से वो कह सकें कि हाँ अब TTP के ख़िलाफ़ ये इक़दाम किए हैं, पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया जो है उसके ऊपर अफ़गान साइड से अब दहशतगर्दी नहीं आएगी। आप क्या सुजेस्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया मालिक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए इस वक्त जो एक तरफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है और एक तरफ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट जाहिर है पाकिस्तान किस तरफ कन्वर्ज है कि इस सेक्टर में अमन को खासतौर पर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे एस्केलेशन बिल्कुल नहीं चाहते और हम पहले भी किया कि हमारी चॉइस नहीं है। लेकिन कन्वर्जेंस के अलावा डाइवर्जेंस भी ये है कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और ट्रेडिशनली आपने नोट किया अफगानिस्तान में खुद भी वहाँ उनकी स्टेबिलिटी का मतलब ही इंस्टेबिलिटी है। वो समझते हैं कि जितनी इंस्टेबिलिटी रहेगी शायद उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, फाइनेंशियल में भी, कैश रनिंग में भी, एक डेवलपमेंट में भी एक सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन रहेगा जो मुल्क अपने इंटरेस्ट की वजह से वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं या असला देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अब पहले देखिए जिस दिन हमने स्ट्राइक्स की थी अफगानिस्तान के अंदर वो बुनियादी तौर पर हमने एक कीमत बतानी थी कि एक तो प्राइस पता होनी चाहिए क्योंकि शायद निर्णय दिया गया था कि हमारा शायद या तो हमारी सलाहियत नहीं है उनको रोकने की, अगर सलाहियत है तो फिर शायद हौसला नहीं है। तो दोनों दिखा दिए, एक पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ हमने अचीव कर ली और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत बड़ा दिन दिखाया कि नेगोशिएशन को टाइम दे दिया। आमतौर पर ये होता है कि जिसका अपर हैंड होता है या जो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ होती है वो सीज फायर पर नहीं मारता। आपने बहुत सारे दुनिया में देखे होंगे ऑपरेशन जब हो रहे होते हैं, जब आपको पता लगे कि आपकी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी ठीक है, दुश्मन भागने पर कुछ चीज हुआ है, वो चौकियां खाली कर रहे हैं, वो पैनिक है, तो उनको खासतौर पर जबकि ऐसी ऑपरेशन गुरिल्ला वॉरफेयर के और टेररिस्ट के खिलाफ होते हैं तो उनको संभलने का मौका नहीं दिया जाता, उनको एस्केप करने का नहीं दिया जाता, वो रीग्रुप नहीं कर सकते, वो अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स या वेपन्स को छुपा नहीं सकते। तो ये टाइम देना पाकिस्तान की बहुत बड़ी ग्रेस थी। लेकिन क्योंकि फिर पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि वो नेगोशिएशन पर करना चाह रहे हैं और पाकिस्तान दिलचस्पी नहीं रखता या पाकिस्तान जबरदस्ती उनको ऐसी पनिशमेंट दे रहा है, तो शायद हमारे पे वो इल्जाम आता। तो ये बहुत पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होने के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ इंस्पायर किया दोहा से पहले, वो बहुत अच्छा इकदाम था और बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए था कि यूनिलैटरली एक किस्म का हमने रोक दिया, जबकि उधर से अभी तक कुछ ऐसी नहीं हमारे पर काउंटर अटैक करें। तो ये जैसे पहला था। लेकिन मुझे उसी वक्त एक स्मेल ये आ रही थी कि जब ये सेकंड पार्ट में कन्वर्ट किया गया कि दूसरा इस्तांबुल में होगा, तो मुझे यही स्मेल आई कि ये और नेगोशिएशन टेबल करने का ये नुकसान ये होगा कि इसमें बहुत सारे जो बिडर्स आ जाएंगे, सॉरी टू यूज दिस क्रूड वर्ड जो है, वो अपनी अपनी बोली, जैसे मैंने कहा ना, इंस्टेबिलिटी की वजह से जब वो दुनिया को बताएंगे, खासतौर पर उन मुल्कों को और पर्टिकुलरली हमारे ईस्टर्न हमसाए को बताएंगे कि हमें तो ये प्रेशर आ रहा है, तो आप हमें कैसे रिलीफ देंगे इस प्रेशर में। वो प्रेशर कई तरीके से रिलीव होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से होता है, कैश फ्लो से होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से होता है, या इवन उनको एज अ स्टेट कबूल करने से भी होता है। तो मुझे लगता है ये सारा टाइम बाय किया गया है टू नेगोशिएट विद द आउटसाइड वर्ल्ड और अपनी एक बेहतर फ्यूचर को स्ट्रेंथ देने के लिए, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन क्योंकि हम दिखा चुके हैं अपना रिजॉल्व, शायद वो चाहिए नहीं हमें, बाय चॉइस नहीं, लेकिन फिर शायद उसी की तरफ जा रही है बात ये फर्दर एस्केलेशन। सही। उमैर साहब, आप क्या देखते हैं इसमें, कोई है आपके लिए कोई हौसला अफजा चीज़ें अभी तक? मुझे तो लगता है कि अभी उनके पास कुछ ऐसा है नहीं है कंक्रीट मेजर्स देने के लिए जिससे ये यकीन दहानी हो जाए कि हाँ अब अफगान सॉइल से स्पिल ओवर नहीं होगा टेररिज्म का। देखिए, मैं मतलब किसी भी देखें दोस्त ममालिक में से आपकी लिए कोशिश हो उसको सराहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कम है या जो है ना सफिशेंट नहीं है। दोस्त ममालिक तो हेल्प कर रहे हैं, टर्की भी कर रहे हैं, कतर भी कर रहे हैं, मगर है कि जो जिसको करना चाहिए, देखें असल गारंटर इस मामले में कौन है? अमेरिका है। जब तालिबान का इनखला हुआ तो इन्होंने कतर बैठ के बात की, अपना मुआहदा साइन किया। मुआहदा तो ऑलरेडी मौजूद है। मुआहदा क्या कहता है कि अफ़गानिस्तान की सॉइल टेररिज्म के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होगी। तो आज हमारे पास क्रेडिबल प्रूफ भी है, हम वो दे सकते हैं। तो अमेरिका क्यों नहीं इस चीज़ में इंटरवीन करता और उस क्लॉज को इंश्योर कराता? क्यों वहाँ से लोग आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कॉज करें? वहाँ से पकड़ने की बात है। क्योंकि देखें ना, अगर हम डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं अफ़गानिस्तान के साथ, चाहे हमारा अपर हैंड है, हमने दिखा भी दिया, डेमोस्ट्रेट भी कर दिया, मिलिट्री माइट भी है, सारे मामला, मगर ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमें सूट नहीं करती, जो हमारे मनसब के भी मुताबिक नहीं है। देखिए, हमें क्या चाहिए? हमें वेस्टर्न बॉर्डर पे
अमन चाहिए, और उस चीज़ को इंश्योर करें, अपने डिप्लोमेटिकली सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करें, अमेरिका को इन्वॉल्व करें और रिज़ल्ट लें। देखें आज हमारा क्या मसला है, देखें ना हम किसी बड़ी अलायंस का हिस्सा हैं, ना हम G20 में फॉल करते हैं, ना हम ब्रिक्स में हैं। हमारे पास वाहिद जो इकोनॉमिक हल इस वक्त मौजूद है वो CPEC और BRI की सूरत में, और अफगानिस्तान में पीस होना उस चीज़ की गारंटी है। सर कैनी साहब, आप क्या तजवीज़ करेंगे इस मामले में? अभी तक तो अफ़गानिस्तान से मुझे लगता है कि इनएबिलिटी दिखाई जा रही है कि वो कुछ करने के काबिल नहीं है। नदीम साहब देखिए, मेरे नज़दीक तो बात बड़ी वाज़ेह है जी, कि जब तक पाकिस्तान को ये वाज़ेह तौर पर नहीं एश्योरेंस मिलेगी या तसल्ली मिलेगी कि जो सिलसिला चलता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करके, जब तक एक उसके रोकने की एक इंटेंट और तरीक़ाकार वाज़ेह नहीं होगा तो पाकिस्तान तो उसमें किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। इस जंग में हम बहुत सारी शहादतें अपने शहरियों की, अपने बहनों भाइयों और बेटों की, बेटियों की देख चुके हैं, जवानों की देख चुके हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की देख चुके हैं। वो जंग हम लड़ रहे हैं और हम लड़ते रहेंगे, मगर ये नहीं हो सकता कि आप उसके अंदर हमें कोई खातिर ख्वाह, कोई सीरियसनेस ना नज़र आए, उसके अंदर किसी किस्म का हमें कोई मेकनिज़म या एक्चुअल एश्योरेंस या तरीक़ाकार ना नज़र आए कि दूसरी साइड पर जो रेजीम है वो उसको रोकने के लिए क्या करने को तैयार है। क्या उसको वाज़े तौर पे वो अगर नंबर 1 वो तस्लीम करे इस हकीकत को, और नंबर 2 उसको रोकने के लिए ठोस इक़दाम दिखाए, नथिंग लेस विल बी सफिशेंट। और ये हमारी अपनी सिक्योरिटी और हमारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक तकाज़ा है जी, इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकते हैं, ना करेंगे। इस हवाले से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दोस्त ममालिक किरदार अदा कर रहे हैं, अगर टेंजिबल सीरियस मेजर्स कोई नज़र आते हैं, कोई मैकेनिज़्म और वेरीफाइबल तरीक़ाकार जिसकी पहले बात हुई थी नज़र आता है, तो फिर बात आगे देखी जा सकती है। मगर मेरे ख्याल से हम किसी भी हवाले से अब जिस हद तक हमने पहले लचक दिखाई है, ये सिक्योरिटी के मामलात पर और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर मज़ीद किसी भी किस्म की लचक नहीं दिखाई जा सकती। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एयर कमोडर साहब, हमने मुख्तलिफ बातें तो कर ली हैं, लेकिन ऐसे कौन से मुमकिन इकदाम हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान को यकीन दहानी अफ़गानिस्तान करवा सके? लाइक TTP के वो जत्थे जो पाकिस्तानी बॉर्डर एरियाज़ के करीब हैं, कुछ एक्सपर्ट्स थे हमारे पास, उन्होंने तजवीज़ दी कि उसको पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से दूर ले जाके अफ़गानिस्तान को कहीं बसाना चाहिए, अगर उनके ख़िलाफ़ वैसे बराह रास्त एक्शन नहीं ले सकता, ताकि उनका स्पिल ओवर पाकिस्तानी इलाकों में रोका जा सके। तो ऐसे कौन से मुमकिन वेरीफाइबल स्टेप्स हो सकते हैं जो अफ़गानिस्तान ले सकता है? देखिए मलिक साहब, ये जो आप रीडिप्लॉयमेंट की कह रहे हैं ना, वो एक लॉजिकल इसलिए कम लगती है बात कि रीडिप्लॉयमेंट का मतलब ये तो नहीं है कि कोई क्वायर्स ऐसी हो जाएंगी जिसको वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ये सारा सिंबॉलिक होगा, और ऐसे एरियाज में शिफ्ट कर देना। अफगानिस्तान जितना लॉलेसनेस है आपको भी पता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस की रिट नहीं है, आइसोलेशन पॉकेट्स में सारे ग्रुप्स काम करते हैं। तो कोई ऐसा पैसेज लेके यहाँ डिप्लॉय दोबारा होना पाकिस्तान के सरहद के करीब तो बहुत बड़ा चैलेंज किसी के भी नहीं होता। नॉर्मल मुल्कों को भी नहीं है, ऐसे मुल्क पे जहाँ पे अफगानिस्तान में जहाँ पे रेट ही नहीं है तालिबान की पूरे मुल्क में। बहुत सारे जैसे मैंने कहा सूबे हैं, बहुत सारे रीजन हैं जहाँ पता होने के बराबर है। तो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि हमने सबको उठा लिया है? कोई इंसानों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आर्म्ड है, जिसकी टेंशन है, जिनकी सप्लाई लाइन्स हैं, जिनके रूट्स हैं, जिनके पास वेपन्स हैं, तो इनको रीडिप्लॉय करना का कहना बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मीनिंगफुल। बैरिस्टर उमैर साहब, आपके जहन में कुछ है ऐसे खद्दोखाल जिससे तसल्ली बख्श तरीके से कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि पाकिस्तान भी मुतमईन हो कि हाँ अब अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी? देखिए, हमारी जितना इंटरेक्शन अफ़गानिस्तान से रहा है, मैं समझता हूँ कि हमारी फ़ौज, हमारे सिक्योरिटी के इदारे बहुत बेहतर समझते हैं, और इतना रीएलोकेशन से भी नहीं फ़र्क पड़ता। अगर उन्हें ये मुतमईन करा देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। पता होता है मेन ग्रुप्स कौन कौन ऑपरेट कर रहे हैं, कौन बंदों को चला रहा है, कौन फैसिलिटेटर है, ये आइडेंटिफाइड होता है। पहले अफगान तालिबान को इस पर कमिटमेंट देनी पड़ेगी कि हाँ हम रोकेंगे। इंटेंट हुई तो हमारे वालों को भी समझ आ जाएगी कि ये हो जाएगी। हमें ये ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात से नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो और दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे इदारे और दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो कर रहे हैं उनको अपना काम करने दें, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि देखें उनका थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी हमें समझना चाहिए।
चाहिए। देखिए, जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है वो इंटरनली भी अंडर स्ट्रेस है और उस वजह से भी शायद वो फैसले कर रहे हैं। अगर हम पास्ट में किसी तरह का फैसिलिटेशन करते रहें तो हमारे एंड से कम ये होनी चाहिए कि हमारा एंड से उनकी हुकूमत को ख़तरा नहीं होगा, तो वाइस वर्सा आप फेवर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी डेवलप किया जा सकता है ना, आप इंश्योर करें कि बॉर्डर जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड है, रेगुलेटेड है, अनरेगुलेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट नहीं हो रही, तो आप जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। वो भी हो सकता है। देखिए, दोनों कंट्रीज डिपेंडेंट हैं ट्रेड पे। देखिए, ट्रेड एक ऐसी चीज़ है, सबको इस ट्रेड के पोटेंशियल ट्रम्प का साहब को पता अंदर है। लाना पड़ेगा फिर। देखिए, उनका भला और हिसाब किताब है। देखिए, उन्होंने टैरिफ इम्पोज करके इस वक्त पूरी दुनिया की तहस नहस फेर दी है। हम अपने देखें कि हमारे 2 मेजर ट्रेड रूट्स अफगानिस्तान से गुजरने हैं, हम उन चीज़ों पे जाएं, हम किसी तरह से उन्हें रीअलाइन करें कि आप भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ, अपनी कौम को गुर्बत से निकालें, हमें दहशतगर्दी से बचाएं। दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट और ये बात समझ आने वाली है। बिलाल साहब, जब ये डार साहब गए चाइना और उस वक्त वो अफगानिस्तान के भी वहाँ वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद थे, मुत्की साहब थे आई थिंक उधर, जिनसे उनकी मुलाकात हुई, तो उस वक्त एक ये उम्मीद बनी थी कि चाइनीज़ भी कह रहे हैं कि हम ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काबुल तक भी लेके जाते हैं, तो शायद चाइनीज़ इस चीज़ में आ जाए तो ये टेररिज्म के इशू पर भी काबू पाया जा सके। उसके बाद वो मसला आगे चला नहीं, बेहतरी की बजाय हमारी जंग होगी, क्योंकि वो दहशतगर्दी में तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ है। उसके बाद इंडियंस आर यूजिंग अफगान सॉइल। जी देखिए नदीम साहब, तो ये किस चीज़ की का सबूत है? इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो या वेस्टर्न बॉर्डर हो, पाकिस्तान जंग चाहता तो नहीं है, मगर जब हम पर जंग मुसल्लत होगी या दहशतगर्दी हम पर मुसल्लत होगी तो हमें फिर वो जंग लड़नी भी आती है और हमें वो जंग जीतनी भी आती है। मगर ये बिल्कुल इस अफ़गान रिजीम के साथ एक कोशिश हुई कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन से, आपने चाइना का जिक्र किया, इसी तरह काबुल के अंदर ये रेलवे रूट के हवाले से एक MOU साइन हुआ जो कि उज़्बेकिस्तान तक जाना है। UAPRC उज़्बेकिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रेलवे कॉरिडोर का जिक्र हुआ। और ये सब बातें इसलिए हुई कि हम अगर इस सिमत पे चल सकते हैं तो हम बिल्कुल चाहते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा सबूत पाकिस्तान की अप्रोच का अपने अफ़गानी बहन भाइयों की तरफ क्या हो सकता है कि जिस तरह हमने लाखों करोड़ों अफ़गानिस्तानी बहन भाइयों को, जिस तरह हमने दरवाज़े इस मुल्क में पिछली दीगर दहाइयों से खोले रखे हैं, हमने जिस तरह उनको यहाँ पे मौके फराम किए, रोज़गार के भी, तालीम के भी, इस तरह की इसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। मगर देखिए, एट द सेम टाइम हम वो चीज़ें सारी आजमाने को तो तैयार हैं, मगर अगर उसके नतीजे में, जिस तरह आपने कहा, अगर उसके बाद अगर कोई ये समझता है कि वो बात भी अपनी जगह जारी रहेगी और दहशतगर्दी भी तेज़ होगी और उसमें कोई कमी भी नहीं आएगी और उसको आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे एज अ प्रॉब्लम, और बजाय इसके आप उसको इंकरेज करेंगे या अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने देंगे हमारे जवानों और हमारे शहरियों की शहादतों के लिए, तो ये तो किसी सूरत नाकाबिल कबूल है। और इसके लिए कोई भी रियासत हो हमारे समेत, उसको जिस हद तक जाना पड़ेगा तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने शहरियों के लिए, वो जाएगी। और यही हमारी हुकूमत आज कर रही है। तो हम उम्मीद करते हैं वंस अगेन जो ये गुफ्तगू हो रही है इसमें से अगर कोई टेंजिबल चीज़ निकलती है, मगर ओनस बिल्कुल अफ़गान तालिबान रजीम पर है। उनका काम है कि ये साबित करना कि क्या वो हमें कन्विंस कर सकते हैं कि क्या वो इस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं और क्या उसके लिए मौसर इक़दाम उठाने के लिए तैयार हैं। अगर ऐसी चीज़ आएगी तभी ये मामला आगे चल सकेगा, वरना पाकिस्तान को अपने दफा के लिए जो कदम उठाने की ज़रूरत है वो उठाएगा। जी खालिद साहब, आपके जहन में कुछ ऐसे इक़दाम हैं जो तजवीज़ कर सकें? आपके ये इक़दाम हो सकते हैं, क्योंकि अब जो इस्तंबुल वाली टॉक से अभी तक अपडेट्स आ रहे हैं उससे तो लगता ही है कि वो लेतो लेल से काम ले रही है अफ़गान टीम जो वहाँ आई हुई है। वो हर चीज़ या आयमा शाय करके गुजार देते हैं या कहते हैं TTP कर रही है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपके पास तो कुछ मुकम्मल कम्प्रीहेंसिव प्लान होना चाहिए, तो तभी ये मामला किसी खुश उसलूबी से आगे बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए उनको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे नॉलेज के मुताबिक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने बहुत ज़्यादा होमवर्क किया हुआ है जो उनको करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि उनके हाइडआउट्स का पता है, उनके ट्रेनिंग कैंप्स का पता है, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स का पता है, उनकी वेपन्स की स्टोरेज की जगह पता है, कहाँ कहाँ उसका फूड स्टोरेज है, ये सारी इंफॉर्मेशन है और फिर फेयर की जा रही है। अगर वो करना चाहे तो फिर मेजरेबल, जिसको मैं और एक्शनेबल कह रहा हूँ, जिसको शॉर्ट किया जा सके, वो तो फिर वही है कि उसको वो आप उसकी डिस्ट्रॉय करें, पुल बैक करें। अगर खुद कर सकते हैं तो करें, वरना पाकिस्तान को इजाजत दें कि ठीक है हमारी कैपेसिटी से बाहर है तो आप खुद कर लें। कोई बाइंडिंग, एक्शनेबल बाइंडिंग होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि तुर्की और जो कतर है, ये दो मुखालिफ मिलकर हमें ये श्योर दे सकते हैं कि हम एथिकली लीगली बाउंड हो गए एज पर द एग्रीमेंट कि अगर ये हुकूमत नहीं कर पाती, चाहे कैपेसिटी की वजह से या किसी और वजह से, तो फिर हमें अलाउ करें।
लेकिन अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि वो अगर सिर्फ बार्गेनिंग के तौर पे यूज करते हैं कि कभी इधर का प्रेशर रिलीज किया, कभी इधर लिया, फिर बेहतर पैकेज दे दिया या बेहतर बार्गेनिंग होगी, तो उस तरह तो सिर्फ जैसे मैंने कहा स्टॉल कराया जाएगा, टाइम बाय कराया जाएगा और रीग्रुपिंग और और रीडिप्लॉयमेंट वगैरह की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाएंगी। तो नए हाईडोर्स बना लेंगे, अपने उसको स्टोरेज को पुल बैक कर लेंगे, नए प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए टेररिज्म में जब भी होता है तो जो स्ट्रैटेजी होती है वो टेररिस्ट के हाथ में होती है, टाइमिंग उसके हाथ में होते हैं, लोकेशन जो टारगेट करनी है उसके हाथ में होती है, वेपन कौन सा यूज करना है उसके हाथ में होता है, स्कूल को करना है, कॉलेज को करना है, मिलिट्री पोस्ट को करना है, मार्केट को करना है, ये सब की सब चॉइसेस उसके पास होती हैं। तो इनिशिएटिव तो लाया करता है उसकी तरफ। तो जाहिर है जब तक आप इसको सारी चीज जितनी है वो डिनाई नहीं करेंगे और मीनिंगफुली उनको क्लोजर नहीं होगा मेजरेबल टाइम में, तब तक सिर्फ कहने से तो फिर तो सिर्फ जैसे मैंने कहा कि टाइम बाय किया जाएगा और उनको एक और एडवांटेज हो जाएगा कि उनको जाहिर है जैसे मैंने कहा अपने आप को सिक्योर करने का और रीडिप्लॉय करने का ज्यादा मौका। बिल्कुल सही है सर। एक उमैर साहब थोड़ा सा इससे अनरिलेटेड है, उमर अयूब साहब का और शिबली फराज साहब का मामला तो अभी शायद कोर्ट्स वगैरह में आप लोग गए हुए हैं, उसका नतीजा सामने आ ही जाएगा जो भी होगा। लेकिन एक ख़बर आज शाम से ये चल रही है कि बिलावल और मौलाना साहब ने आपस में कोई मीटिंग की है और ख़बरें उससे ये चलना शुरू हो गई हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन होगा उसके ऊपर बात हो रही। अच्छा, मुलाकात बिल्कुल हुई और एक मीडिया चैनल ने इस पर काफ़ी एक जामे सी रिपोर्ट भी दी है। मगर देखिए डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के जिसके पास नंबर है उसी को मिलना चाहिए। अब अगर हमारे 70 अरकान ने साइन करके 70-72 ने साइन करके जमा करा दिए तो नंबर तो हमारे पास है, अब उस नंबर को ऑनर करना चाहिए। अब यही गेम देखें, ऑनर नहीं करते क्या होता है, इसी तरह का खेल AJK में खेला जा रहा है कि जिस जमात की 25 सीटें थी, ठीक है, उसको हुकूमत से पहले बाहर किया गया, अब 11 सीटों वाली सोच रही है कि वहाँ मैं हुकूमत बनाऊंगी, पीपल्स पार्टी के पास चली जाएगी मोस्ट लाइकली। अब वो देखे ना कि 11 से हुकूमत बन सकती है तो फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी 8 से बना 20 वाली पार्टी के बंदे उधर ले जाएंगे ना जी, क्या टेंशन क्या है, वो खुद 35 हो जाएंगे। नहीं तो फिर बात है कि जमहूरियत किधर खड़ी है। बात है इससे बेहतर है कि इलेक्शन करा लें AJK में, अगले साल होने हैं ना तो अभी करा लें। बात है कि माहौल तो उसी तरह का ही रहेगा ना जो आज है, साल बाद भी वही रहेगा। किसी की सोच में तब्दीली ना आ गई तो पीपल्स पार्टी इज़ वेल पोजिशनड आपको वो AJK के अंदर रिप्लेस कर देंगे। और दूसरा ख़तरा भी ये सेंटर वाला है कि जहाँ हो सकता है वो मौलाना को साथ मिला के उनको सामने करें और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनको बना दे। मगर देखें बात यह है कि इस वक्त समझने की बात है कि पॉलिटिक्स में जब तक इंक्लूड नहीं करेंगे ना, देखें हमारा जितना नुकसान होना था हो गया। अब बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो आप मईशत के पहले सेगमेंट में बात की, देखें उसको अगर चलाना है, जो आपका इस वक्त इनखला हो रहा है FDI का, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल बड़ी बड़ी कंपनियां शेल निकल गए, ढेर सारी निकल गई। क्यों निकल गए? कि बात है कि जब आपके अपने पाकिस्तानी सिक्योर ना फील करें तो वो इधर किस तरह से सिक्योर फील करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आप जब मैंडेट वालों को इतना इनसिक्योर कर देंगे तो आपके कल को इलेक्शंस की क्या वक़्त रह जाएगी। सर कुछ बिलाल साहब ऑप्शंस हैं कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन पे JUI के साथ मिला के कुछ करने? पहले तो नदीम साहब बात ये कि जो आपने बात की ना ये मल्टीनेशनल्स पे, उसको ज़रा कंटेक्चुअलाइज करते हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि हम चाहते हैं कि मज़ीद बेहतरी लाएं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में, यहाँ पर जो रेड टेप होती है या रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट में। मगर कुछ जो जिन एंटिटीज़ का आपने जिक्र किया उन कुछ एंटिटीज़ का पाकिस्तान के माहौल से एग्ज़िट का कोई लेना देना नहीं था। ये मैं नाम नहीं लेना चाहता चूँकि अगेन प्राइवेट गुफ्तगू थी। कुछ कंपनीज़ के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक फ़ैसले भी होते हैं जिसमें वो पूरी इमर्जिंग मार्केट से एट एनी गिवन टाइम वो एग्ज़िट का फ़ैसला भी करती हैं। हैविंग सेड दैट हमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैंने कुछ और कंपनीज़ का जिक्र किया जो इसी दौरान पाकिस्तान में आई हुई हैं। BYD भी है, वाफ़ी भी है, मैंने मशरक डिजिटल का आपके सामने जिक्र किया। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये वो कंपनीज़ हैं, बैरून फ़ॉरेन कंपनीज़ हैं जिन्हें इस मुल्क में सरमायाकारी करने का काम करने का फ़ैसला भी किया। जो आपने सवाल किए नदीम साहब, देखिए मेरे इल्म में तो नहीं है जी मौलाना साहब और बिलावल साहब के दरमियान क्या बात हुई है। और जहाँ तक बात है उमैर भाई ने जो बात की इंक्लूजन की, मेरे ख्याल से कोई कसर नहीं छोड़ी गई अहम गुफ्तगुओं में PTI को शामिल करने की। और PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी उन सारी गुफ्तगुओं से भागने की, चाहे वो जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इनसिक्योरिटी ब्रीफिंग थी कौमी असम्बली के फ्लोर पर, चाहे वो मुज़ाकरात की इमेज थी जो अयाज सादिक साहब जिसको चेयर कर रहे थे, चाहे वो फ़िलिस्तीन के बाद ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, चाहे वो पहलगाम वाक़या के बाद मीडिया ब्रीफिंग थी। तो और अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी पिछले हफ्ते चीफ मिनिस्टर KP को दावत दी थी एक अहम इजलास था जिसमें दीगर उमूर पर बशमूल सिक्योरिटी बातचीत थी, वो नहीं आए।
तो देखिए हम तो इंक्लूजन की कोशिश करें, मगर अगर आप अपने मनसबों की जिम्मेदारी नहीं समझते और आप नहीं वो किरदार अदा करना चाहते तो कोई आपको घसीट के तो ला नहीं सकता जी। सर लगता नहीं है कि ये स्टेलमेट पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं है? पीटीआई ने इंतहा पसंदी वाला रवैया अपनाया, उनका मीटिंग में ही नहीं बैठेंगे, बात भी नहीं करेंगे। अभी चीफ मिनिस्टर चेंज हुआ है, वो भी नहीं आया, सिक्योरिटी वाली मीटिंग में नहीं आया। मतलब देयर आर सो मैनी इंसिडेंट्स। इमरान खान एज प्राइम मिनिस्टर भी यही कुछ ही करते थे, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता। नहीं नदीम साहब देखिए, हुकूमत तो अपना, मैंने आपसे जिस तरह कहा आपकी कौमी असम्बली पे अगर हम आपसे कहते हैं, आप कहते हैं, रोज़ाना उमर अयूब साहब खड़े होकर तकरीर करते थे कि जी हमें आके जवाब दिया जाए, हमें आके बताया जाए सिक्योरिटी के हवाले से। जितना उमर अयूब साहब को माइक पे टाइम मिला ना जी, मेरे ख्याल से ट्रेजरी में से किसी शख्स को नहीं मिला। आजाद साहब के करने का फैसला करें। मगर नहीं सर, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, उन्होंने बात जितना दिल किया, मगर जब वक्त आया सिक्योरिटी ब्रीफिंग का, जो वो फोरम था जहाँ पे 3-6 घंटे के दरवाजे बंद करके इसी मौजू के ऊपर आके अपनी राय और बहस करने का मौका था, आप नहीं आए। तो अब हम क्या करें? आप बताइए, अब आपको क्या बार बार हम दावत दें, बार बार बुलाएं और आप नहीं आने वाले बनते, तो अब हम क्या करें? ये आपके फरीज़ा है, ये कोई इसी पे एहसान नहीं है। जो पीटीआई कौमी असम्बली में आती है, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आती है, ये आपका काम है। मगर अगर आप वो काम करने को तैयार नहीं है तो हम आपको कायल तो नहीं कर सकते, सिर्फ बार बार ये बता ही सकते हैं और आपका सही चेहरा आवाम के सामने रख सकते हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, बैरिस्टर उमैर साहब और इसके अलावा एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ थे। सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।